अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मणिपुर के हालात की। फिर एक मरतबा यहाँ हालात ख़राब हो चुके हैं, बल्कि शायद फिर एक मरतबा का लफ्ज़ जो है ये इजाफ़ा है। किस तरह से है, इस पर हम ज़रूर अपने मौजूद मेहमानों से जो है बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पुलवामा हमले से लेकर पहलगाम हमले तक, और फिर इसके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे एलिगेशंस जिसका हम जिक्र करेंगे। बहरहाल आज इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से बात करेगी या नहीं करेगी इसका हमको अंदाज़ा नहीं, लेकिन हम बहरहाल जो बात सामने आई है उस पर जो है चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे खारिजा पॉलिसी के हवाले से कि खारिजा पॉलिसी हमारी बिलखुसूस, यानी कांग्रेस ये कह रही है कि 2014 से पहले जो हमारी खारिजा पॉलिसी थी वो बड़ा उसमें डाउनफॉल आया है 2014 के बाद। बिलखुसूस एक ऐसा टर्म यूज़ किया गया है कांग्रेस की जानिब से, कांग्रेस की तर्जुमान की जानिब से, कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में हीरो बन रहा है इसलिए कि हमने अपनी खारिजा पॉलिसी को उसके सामने नाकारा करके रख दिया। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे G7 इजलास की जो कनाडा में होने जा रहा है। इस इजलास के हवाले से बहुत सारा तजस्सुस था और भारत के साथ कनाडा के जो ताल्लुकात हैं इसको लेकर बहुत सारी यानी तबसरे चल रहे थे, लेकिन बिल आखिर भारत को मदऊ कर लिया गया है। और लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जिसको आज हम यानी बहस का मुद्दा बनाएंगे, जिस पर आज हम यकीनन अपने मौजूद मेहमानों से बात करते हुए सवाल करेंगे कि ये कनाडा का जो दौरा होगा या फिर कनाडा में जो भारत की शिरकत होगी, वज़ीर आज़म की शिरकत होगी, तो वो कैसी होगी, क्या होगी, और कनाडा के वज़ीर आज़म की जानिब से भी किस तरह के बयानात सामने आए हैं, और ख़ुद हमारी मीडिया भी कुछ बातें पेश कर रही है, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और तशवीश की भी बात है। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब भी हमारे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दोनों मौजूद मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस पर हम बात करने जा रहे हैं उससे मुतालिका कुछ बाइट्स हैं, कुछ हालात हैं जिसको आप देखें। उसके बाद फिर हम एक एक करके फिर बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद। बिल्कुल, नाज़रीन को आप ईद की मुबारकबाद दें, वाहिद साहब भी दें, और चूँकि मैं मुसलसल दे रहा हूँ आप सबकी जानिब से भी और अपनी तरफ से भी, लेकिन ज़रूर इस प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि माजिद साहब बिल्कुल प्लीज़ यकीनन नाज़रीन, क्योंकि ये मुबाहिसा गुज़श्ता रोज़ ईद थी, तो आज ईद के बाद ये पहला प्रोग्राम है, तो मैं सबसे पहले तमाम नाज़रीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करूँगा अपनी जानिब से, तमाम 4TV न्यूज़ की टीम की जानिब से, और इस दुआ के साथ कि ये ईद हमारे लिए यकीनन अमन व अमान लाने वाली, खुशहाली लाने वाली, तामीर व तरक्की वाली ये ईद हमारे लिए बने। आइंदा साल तक के लिए जो हालात हैं, उसके बाद भी जो हालात हैं हमारे लिए खुशगवार बने, अच्छे बने, हमारे मुल्क के लिए और सारी दुनिया के लिए। ये नेक तमन्नाओं के साथ मैं माजिद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, वाहिद नसीम साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, हम मणिपुर का रुख करेंगे। मैं पैनल से चाहूँगा कि मणिपुर की तस्वीर आपको बताएं। वैसे बहुत ज़्यादा ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही हैं जो तशवीशनाक है। मणिपुर हुकूमत ने 5 दिनों के लिए इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी हैं और कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर हुकूमत ने जुमला 5 अजला के लिए इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की हैं। जिन 5 अजला में खिदमात मुअत्तल की गई हैं, इनमें इम्फाल मगरिब यानी वेस्ट इम्फाल, इम्फाल मशरिक, थोबल, बिष्णुपुर और काकचंग शामिल है। ये फैसला मेती बरादरी के एक रहनुमा इरम बाई टेंगोल की गिरफ्तारी के बाद कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। इंतज़ामिया को खदशा है कि कुछ समाज दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया के ज़रिए इश्तियाल अंगेज़ पैगामात, तस्वीर और वीडियोस फैला सकते हैं, जिससे अमन व अमान ख़राब हो सकता है और अमन व अमान की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा ना हो, इसके लिए ये एहतियाती इक़दामात किए गए हैं, जिसके तहत कर्फ्यू भी नाफिज किया जा रहा है और जिसके तहत 5 अजला में इंटरनेट खिदमात को बंद किया जा रहा है। ये हो गई यानी मणिपुर की सूरत हाल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यानी पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से मुसलसल मोदी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी की पॉलिसी ने दुनिया में पाकिस्तान को हीरो बना दिया है।
पाकिस्तान के साथ की जाने वाली जंग बंदी पर कांग्रेस की जानिब से मुसलसल सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इम्कान है कि मुजवजा मानसून सेशन में अपोजिशन की जानिब से मोदी हुकूमत का सख्त घेराव किया जाएगा। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी को यकसर नाकाम करार दिया। कांग्रेस तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि साल 2014 से पहले भारत की खारिजा पॉलिसी की यह नुमाया कामयाबी थी कि हमने पाकिस्तान को आलमी सतह पर किनारे लगा दिया था। हमारी ये बड़ी कामयाबी थी कि हमने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए इसको अलग थलग कर दिया था। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को मैदान जंग में धूल चटाई है, लेकिन मोदी हुकूमत ने अचानक जंग बंदी करते हुए ट्रंप के रूबरू सरेंडर करते हुए मोदी की पॉलिसी ने आज पाकिस्तान को दुनिया में हीरो बना दिया है। बहरहाल ये कश्मीर के बुलेटिन में आपने ये पूरी बाइट सुनी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि अभी तो हमने पहलगाम हमले की बात की, पहलगाम हमले के हवाले से जो सवाल उठ रहे हैं उसकी बात की और उसी हवाले से श्रीनाथे ने भी जो है सवाल खड़े किए। अब दूसरी जानिब पहलगाम, जिस तरह से मैंने इब्तिदा में कहा, पुलवामा से पहलगाम तक, तो पहलगाम का एक दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उससे पहले पुलवामा का भी हुआ था। तो बहरहाल एक और कड़ी, जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक काफ़ी अलील हैं और वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की आईसीयू में मुंतकिल कर दिए गए हैं और मिंट और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्यपाल मलिक ने अपनी सेहत की खराबी की इतला अपने एक्स नोट के जरिए अवाम को दी। सत्यपाल मलिक ने न सिर्फ अपनी खराबी सेहत की इतला दी बल्कि एक मरतबा फिर मोदी हुकूमत पर जमकर इल्ज़ामात आयद किए। देखें, बीमारी के आलम में रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्यपाल मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत इन्हें सीबीआई के जरिए एक झूठी चार्जशीट के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। सत्यपाल मलिक ने अपनी सेहत से मुताल्लिक एक्स पर अवाम को मुत्तला या बाखबर करते हुए मोदी हुकूमत पर हमले करते हुए संगीन फिर एक मरतबा इल्ज़ामात आयद किए कि पुलवामा हमले की ताहाल तहक़ीक़ात अंजाम नहीं दी गई। उन्होंने फिर एक बार दावा किया कि जिस वक्त वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे उस दौरान उन्हें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स नोट में लिखा कि हेलो दोस्तों, मैं गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हूँ, पिछले 1 महीने से अस्पताल में ज़ेर इलाज हूँ। मेरी सेहत में गुज़िश्ता रोज़ से बेहतरी भी आई है, लेकिन फिर एक बार मुझे आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया है। मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। मैं अपने हमवतनों को सच बताना चाहता हूं। वाज़ेह है, पिछले माह 11 तारीख को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सत्यपाल मलिक का डायलिसिस किया गया था। तो नाज़रीन, मणिपुर की बात, कांग्रेस के इल्ज़ामात की बात, यानी कांग्रेस के इल्ज़ामात से मुराद पहलगाम का मामला, फिर उसके बाद सत्यपाल मलिक साहब जो अलील हैं लेकिन इसके बावजूद एक्स पर अपना नोट जारी कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं पुलवामा की। अब हम आगाज़ करेंगे हाल से, और वो है मणिपुर, और इसके साथ साथ ज़रूर हम यानी तेलंगाना का भी रुख करेंगे और तेलंगाना में लास्ट में माई साहब से ज़रूर पूछूंगा कि काबीना में तोसी तो की गई लेकिन वहाँ पर फिर एक कम्युनिटी का यानी जो मौजूदगी होना चाहिए थी वो उसमें नहीं रही, ये बात रह गई थी। तो आगाज़ करेंगे मणिपुर से। माजिद साहब, मणिपुर तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं और बदल गया है नॉर्थ ईस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यकीनन नॉर्थ ईस्ट बदल गया है। उसकी 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि हमारे साथ और एक हमारे मोअज़्ज़िज़ भी हैं जो काफ़ी मालूमात हैं उनके पास भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो बताना ये है कि मैं कल एक मेरे पास मणिपुर से मेरा राब्ता रहता है जी, और अब थोड़ी देर पहले भी एक राब्ता हुआ मुझे। कल ईद कैसी मनाई मैंने बस पूछा, ग्रीटिंग आई थी मेरे पास। जी जी। तो ग्रीटिंग का जो मैंने जवाब दिया तो वो बता रहे थे कि ये हमारी ईद कैसी है। खैर उन्होंने ईद को किसी और मुकाम से ताबीर किया कि वो लोग किस तरीके से मना रहे हैं। हम ऐसे बोला भाई आप हिंदुस्तानी हैं भाई, उधर मत जाओ आप। बोला नहीं समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात को। तो ईद किस मुश्किल में हम लोगों की रही है वो जिक्र कर रहे थे। तो उसके साथ ही ये सूरत हाल एक अलग पैदा हुई। बीच में हमें दिलासा देने की कोशिश की गई कि कुछ अरकान असम्बली आ गए और हुकूमत फार्म होने वाली है, फलां है। लेकिन देखिए
पूरी तरीके से गुज़िस्ता 2 साल से जी। ये वहाँ कोई क़ानून की हुक्मरानी ही नहीं रही। बीरेन सिंह जो मजबूरी के आलम में और जिस हालात में उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, वो भी एक खुली चीज़ थे कि उन्होंने किस तरीके से, उनका एक वीडियो लीक हुआ था, ऑडियो लीक हुआ था सॉरी, जिसमें उन्होंने जो की थी, फिर अदालत से रुजू हो रहे थे कि उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मामला ये हुआ। लेकिन देखिए, जब आप किसी तबके को नीचा करके दिखाएंगे, मेरी मुराद है देखिए कुकीज़ के बारे में, तो ये नीचा कोई भी तबका नहीं चाहेगा इज़्ज़त नफ्स के लिए, जैसा कि हम गज़ा में देख रहे हैं, इज़्ज़त नफ्स के लिए अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं। तो खैर मैं उसे कंपेयर नहीं करूँगा, हमारा मामला अलग है। और एक शायद 10-12 दिन पहले नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, आप भी कवर किए थे। 1 लाख करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी बोल के। उसके 3 दिन के बाद, यानी 1 हफ्ता पहले की बात कर रहा हूँ जी, नॉर्थ ईस्ट की 5 रियासतें बदतरीन फ्लड से दो चार हो गई। खुद हमारे फौजी भी, जो सिक्किम में फौजी भी चले गए हमारे, वो भी जो है, और सैकड़ों जो टूरिस्ट थे, चूँकि मुल्क के बेशतर इलाकों में समर की वेकेशन चल रही, तो काफ़ी जो है सयाह उधर भी गए थे, चूँकि कश्मीर से जरा कुछ मामला हो गया था। आसाम में देखिए, आसाम में, इवन मणिपुर में भी भयानक तरीके से जो है सैलाब की सूरत हाल हुई, उस पर कोई तवज्जो नहीं। सैलाब आए तो लोग मर रहे हैं, ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से सरकार ने हाथ उठा दिए, अपने हाथ उठा दिए। वहाँ कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। अब वहाँ डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री की हुकूमत है, एक मानो में सदर राज माने होम मिनिस्ट्री की हुकूमत है। अब इसके लिए किसको जिम्मेदार करार देंगे आप? यानी आप बताइए, 2 साल से ज़्यादा हो चुका अब ये वहाँ के जो हालात जिस किस्म से चल रहे हैं, लेकिन इस पे कोई बात होने वाली नहीं है। ना इस पे शायद 2 लफ्ज़ खाली पार्लियामेंट में कहे थे, कुछ साल की बात है, कोई बड़ी मजबूरी के आलम में जी। तो हुकूमत जवाबदेही से हमेशा बचती रही, मणिपुर के हवाले से हो या किसी और हवाले से भी हो। ये कहीं ना कहीं भूल भुलैयों में अपने आप को अच्छे भाषण देते हुए, अच्छी जो है बड़े बड़े चीज़ें जो है वादे करते हुए ये हुकूमत करती है। तो मैं समझता हूँ कि मणिपुर की जवाबदेही कैसे होगी। और आप देखिए वहाँ की ज़िंदगी का जो हालत है, एक तो वहाँ कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़राब है, ट्रांसपोर्ट ख़राब है। अभी मैंने साथी को बोला, भाई आप लोग किसी तरीके से इधर आ जाइए, यहाँ कुछ ना कुछ हैदराबाद में वसाइल मिल जाएंगे। हाँ, कुछ लोग आए हैं, मेरा आना मुश्किल है, चूँकि रियासत को छोड़ने के लिए भी वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, फ़ौज की जो है तहफ़्फ़ुज़ वहाँ तक होना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से गुवाहाटी जाना पड़ेगा, गुवाहाटी से ट्रेन लेनी पड़ेगी, फिर उसके लिए 48 घंटे होंगे आपके वहाँ तक पहुँचे तक। मगर मुझे अम्पाल से गुवाहाटी जाने के लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो ये नहीं बता रहा हूँ सिचुएशन। जी हाँ। मैंने यही सलाह दी कि भाई तुम इतनी मुश्किल में हो तो हैदराबाद आ जाइए, आपके लिए कोई ना कोई वसाइल आ जाएंगे। यहाँ हैदराबाद एक अच्छा शहर है और अच्छे लोग, काफ़ी लोग, वो नॉर्थ ईस्ट के बहुत से लोग हैं यहाँ, ठीक है, लाखों की तादाद में। तो ये सिचुएशन है। अब जवाबदेही सरकार देगी नहीं देगी, अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार है नहीं है, जो होम मिनिस्टर चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा मणिपुर के हालात को, वाकई मणिपुर के हालात क्या है? मतलब क्या वाकई इतनी संगीनी है कि इतने बरस हो गए, 2 बरस हो गए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर इसको हम होता है बाज़ रियासतों में क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है वगैरह वगैरह, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जबकि हमारे चाहे वज़ीर दाखिला हों, वज़ीर दिफा हों, वज़ीर आज़म हों, सभी की जानिब से ये कहा गया कि भाई जो स्टेट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की रियासतें वो बड़ी आराम से हैं, सुकून से है, चंद लोग हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप मणिपुर के हालात को? देखिए, मैं तो खुद मणिपुर गया नहीं हूँ तो चश्मदीद होकर हालात बता सकूँ। मगर इतना तो है कि वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी जो कवर कर रहा है, वो मेरे ख्याल से वो डिस्टर्ब इलाका है। और वहाँ पर लकीरें इसी तरह हैं जैसे 2 साल पहले थी। उसमें कोई अगर कोई उसमें बेहतरी की बात नजर आती तो फिर हमारी तरफ से पॉलिटिकल लीडरशिप जो है जाकर उसे दिखाने की कोशिश करती बीजेपी की तरफ से कि भाई ये जो है सरकार का कोई नुमाइंदा के हालात ये है जहाँ पर इस मीटिंग की जा सकती है, बात की जा सकती है। और अगर नहीं की जा रही है तो फिर ठीक उसी तरह जिस तरह कश्मीर लगभग 3-4 साल जो है वो एक लॉकडाउन क्या एक तरह से पूरी नाकेबंदी के साथ रहा है। तो हालांकि यहाँ नाकेबंदी जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि यहाँ
स्थिति ये है कि दो समाजों का कंप्लीटली बंटवारा हो चुका है और एक दूसरे को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाता। अब इसके लिए काम क्या किया जा रहा है, सरकार ने तो कुछ बताया नहीं है कि इसके लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह ये फिर मामूल पे आएंगे या किस तरह फिर यहाँ पे हालात बेहतर होंगे, उसके लिए कोई स्कीम लॉन्च की गई है या पॉलिसी अपनाई गई है। इस तरह की कोई ब्रीफिंग जो है हमारे सामने या हम तक नहीं पहुंची, ना हम तक पहुंची ना हमने किसी एजेंसी के। भाई साहब क्या क्या इसमें मतलब, ठीक है जिस तरह से आपने कहा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम बाहर से देख रहे हैं हम मणिपुर के हालात को, लेकिन ये तो हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मोदी सरकार या फिर मोदी जी बिलखुसूस बड़े बड़े मामला, बड़े बड़े इशू 70 साल के जो है जो मसाइल रहे हैं उनको उन्होंने हल कर दिया, और वो भी ऐसे कि बिल्कुल जिसका जो है कोई शानो गुमान नहीं था, उन मामलात को उन्होंने हल किया। ये मामला मतलब क्या इतना वाकई क्रिटिकल है कि प्रधानमंत्री भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसके अगर क्रिटिकल पोजीशन को आप समझना चाहते हैं तो वो ये है कि ये जो लोकेशन है इसमें एक बार हम पहले भी इस पर बातचीत कर चुके हैं कि अमेरिका ने इस इलाके के नीचे, यानी पहले नागालैंड होता है, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। तो मिजोरम के नीचे ये जो है इसमें जो मणिपुर है, जो नागालैंड है, वहां पर लगभग 88% जो है वो क्रिश्चियनिटी है, और यहाँ जहाँ मणिपुर की बात कर रहे हैं 44% क्रिश्चियनिटी है, और इसके नीचे जब हम मिजोरम में आते हैं तो वहाँ भी 87% जो है क्रिश्चियनिटी है। और यहीं पर उसके नीचे सेंट मार्टिन द्वीप है जो बांग्लादेश से मांग रहा था और चटगांव के रास्ते रास्ता मांग रहा था। तो ये जो मांग रहा था बांग्लादेश की जो सरकार को गिराया गया, तो इस इलाके में जो सिर्फ इंटरनल मामला है ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल मामला इस मायने में भी लगता है कि यहाँ इस इलाके में क्रिश्चियन स्टेट बनाने का दावा खुद शेख हसीना कर चुकी है कि डोनाल्ड ने कुछ इस तरह की उनसे बात की थी। दूसरी तरफ बात यह है कि बर्मा एक डिस्टर्ब इलाका है जहाँ पर रशिया भी अपने स्टेट ढूंढ रही है, चाइना भी अपने दोनों फरीकों के साथ बना के चलती है, चाहे वो पॉपुलर लीडरशिप हो या फिर फौज की सरकार हो, तो वो दोनों में अपने ही रोल को बनाए रखती है जो चाइनीज सरकार है। तो ये इलाका बर्मा का बॉर्डर जो है वो लगता है मणिपुर के साथ में, और बिल्कुल नजदीक चाइना भी लगता है। तो कुल मिला के ये बॉर्डर एरिया है, और इस बॉर्डर एरिया में ट्रायंगल क्या बल्कि चौतरफा, अगर मैं कहूँ कि चौतरफा चीजों की नजर है, और यहाँ किसी भी तरह का। और पांचवा ये कि यहाँ पर तकरीबन 20 से 30 साल पहले से एक, ये तो देखिए बीजेपी सरकार तो अब आई है, 20-30 साल पहले से लगातार यहाँ पर इजराइल का एक जो इंस्टीट्यूशन है वो रहा है, और मणिपुर के अंदर जो यहाँ पर ये बताता है कि कुछ जनजातियां जो हैं वो इनके कबीले की हैं, और जिनमें से 6 से 8 हजार जो कुकीज हैं उनको वो इजराइल ले जा चुके हैं, और वो अपने यहूदी बताते हैं, उनको कबीला वारवा बताते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ना मल्टी एंगल मामला हो रखा है। हालांकि इस पर चर्चा शायद इसलिए नहीं की जा रही है या प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते हैं, और शायद कांग्रेस इसीलिए इस पर करवाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी कंट्री जो इंटरेस्ट है वो नजर आते हैं कहीं ना कहीं। तो इस मामले को इतना भी सीधा लिया है कि यहाँ जो हिंसा हुई है और जो झड़पें चल रही है और जो बंटवारा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसको आसानी से हल किया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेट्स जब शामिल हो जाते हैं तो क्या वो अपने तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक। ये एक बात बहरहाल सरकार को देखना होगा, मोदी सरकार को, कि वो मणिपुर का, क्योंकि बस बहुत हो गया, हम ये कह सकते हैं कि जो है कब तक जो है वहाँ के लोग इस तरह की सूरत हाल से दो चार रहेंगे, जिसमें जाने भी जा रही है, जिस पर तशद्दुद भी हो रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इस पर जो है सवाल किया जा रहा है हुकूमत से। बहरहाल ये एक मामला होगा, लेकिन दूसरा मामला अगर देखें जिसको सॉल्व करने की बात की गई थी, सारा मामला, यानी अगर हम पहलगाम की बात करें और दहशतगर्दी की बात करें, तो माजी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कांग्रेस की जानिब से ये किस तरह की बात है? रोज़ बात की जा रही है, रोज़ बात की जा रही है। अब कहा गया कि मोदी सरकार की जो खारिजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, इसकी नाकामी ने पाकिस्तान को दुनिया में हीरो बना दिया। मतलब क्या मतलब हम इसका निकालें भाई साहब? पाकिस्तान को हीरो दुनिया में बना दिया, क्यों इस तरह की बात कांग्रेस करती है? देखिए,
पहले तो यकीनन हमारी जो अरकान पार्लियामेंट के वफूद गए, हाँ, सात वफूद गए थे। हाँ, खैर वो वापस भी आ तो गए। टूरिज्म विजिट कह दिया उनको। तो खैर बात यह है कि असल में पहलगाम हमले के बाद हमको सिवाय इसराइल के किसी मुल्क की तायद हासिल नहीं हुई। सब लोग कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन इस पे पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा कि इसकी बैनुल-अक़वामी जांच करवाई जाए। उसने कहा कि भाई अमेरिका, रूस, चीन जो बड़े कंट्री हैं ये करवा लें। वो उसको तायद मिली, जबकि हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को कि हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं ये इन्वॉल्व है, हमारा पड़ोसी इन्वॉल्व है, उसको कोई तायद हासिल नहीं हुई सिवाय इसराइल के। तो ये एक नंबर एक नाकामी। कैसे मतलब कुछ बोलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा, वाइस साहब को भी बोलना पड़ेगा। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मुझे कहने दीजिए। तो ये चूँकि हमें कहीं से भी यानी रिस्पांस नहीं आने के बाद हम तकरीबन 37 मुल्कों को जाकर वहाँ दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ जाकर अपनी बात कर दी। तो ये हमारी खारजा पॉलिसी की कामयाबी है, नाकामी है, ये हमारे नाज़रीन और आप डिसाइड कर रहे हैं। चूँकि पुलवामा में हुआ तब आप क्या करें। पुलवामा के बाद मैंने आपको गिनाया 17 या 16-17 वाक़यात हुए जिसमें हमारे कई जवान भी शहीद हुए, आम शहरी तो हलाक हुए ही हुए। तो ये बताना है। और वैसे इनकाउंटर में लोग भी मारे गए, मतलब जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, फला थे, वो लोग भी मारे गए, ऐसा नहीं है। तो इतना लंबा अरसा 19 से लेकर 25 तक आपने क्या किया? पुलवामा की कोई कमीशन बैठा, क्या जवाबदेही हुई? आरडीएक्स कहाँ से पुलवामा की तो बात करेंगे, नहीं आप देखिए, सत्यपाल मलिक साहब की उसमें रखेंगे, यहाँ पर कांग्रेस की बात मैं वो सिलसिला बता रहा हूँ, पहलगाम की बात करेंगे फिलहाल। इसकी जो मामला था, अब या ना ये खुद ये हमने जिम्मेदारी जी। फिर उसके बाद आपने खुद एक प्रोग्राम चलाया था कि पहलगाम वाक़े के बाद कितने कश्मीरियों के जो घर जो है धमाकों से उड़ा दिए गए हैं, जिसमें कई लोग हुए, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो खैर उसमें कितने मुजरिम निकले नहीं निकले वो सवाल अलग है, वो डिबेट का सवाल नहीं है। आप खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों जी 3-4 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तानी वोट भी देखा मैं वो लोग भी जो है न्यूयॉर्क में। अरे बोला भाई ये लोग जाके इतनी ऊंची उस पर मिल सकते हैं, जनरल असेंबली के सदर से मिलते हैं, यूनाइटेड नेशन के फना से मिलते हैं, फना में, फिर हम लोग जाके क्या करें जी। तो ये नहीं, देखिए कंपैरिजन। और एक बात है, बताइए कि दुनिया के कौन कौन से अखबारात हमारे अरकान पार्लियामेंट की जो डेलीगेशन की रिपोर्टिंग की है। फिर मैं पाकिस्तान की डेलीगेशन का भी कंपेयर कर रहा था। वैसे भी खैर हिंदुस्तान के मीडिया में तो हम पता भी नहीं चलता कि पाकिस्तान का कोई वफ्द गया भी हो, लेकिन चूंकि जो है सहाफ़त के तालिब इल्म की हैसियत से हम हर तरफ छान बान करते रहते हैं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, फिर कंपेयर करने लगा मैं कि भाई एक छोटा सा मुल्क, दहशतगर्दी में मुलविस मुल्क, फिर और पुलवामा यानी पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर 7 को होता है, 7 मई को होता है। 8 मई को IMF इसको बेल आउट करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान के तिजारती वफ्द को इनवाइट करता है वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप। ये कई मामला थे। और एक बात जहाँ तक है, ये अगर जब हम ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है जैसा कहा जा रहा है, तो फिर ये 10 तारीख को रोकने की क्या बात हुई थी? फिर 10 तारीख को जिस ऑफिशियल ने ऐलान किया था उसको ट्रोल करने की क्या वजह थी? और डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे थे, बल्कि मुसलसिल दावे हो रहे हैं, बल्कि एक एफिडेविट में अमेरिका की कोर्ट में ये पूरी तरीके से इसका रेफरेंस दिया गया। और कल ही मैं बात कर रहा था कि रूस यूक्रेन की जो इस्तांबुल में बात चल रही थी, तो वहाँ रूस के जो डेलीगेशन थे उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान ये इसके बारे में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का जो है, यानी एक मानो में बिलवास्ता रूस की तरफ से भी तौसीक हुई है। तो इस पूरे मामले में हम कहाँ फिट हुए, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ फिट हुई? ठीक है, मैं दाखिली पॉलिसी का जिक्र नहीं करूंगा। पहलगाम में नहीं, सुनिए, पहलगाम में पहलगाम में सिक्योरिटी के जो लैब्स हुए उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं जी। वो हुई नहीं हुई, जो है वजारत दाखिला क्या किया, इंटेलिजेंस क्या किया, नहीं किया, सब अलग सवाल है। लेकिन वजारत खारजा क्या किया, ठीक है, ये वजारत खारजा क्या किया और क्या होना चाहिए था, आप सभी जो है किस तरह का मुतालबा कर रहे हैं, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी बात करेंगे और फिर इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई जो दीगर चीज़ें हैं उस पर भी बात करेंगे।
और फिर अगर पहलगाम की बात करेंगे तो पुलवामा के हवाले से भी जिस तरह से सत्यपाल मलिक जो अलील है, लेकिन इसके बावजूद वो यानी एक्स पर अपना जो है नोट लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं अपने वतन के लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो सच है। बहरहाल क्या मामला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मैं वाहिद साहब से जानना चाहूँगा, वाहिद साहब जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खारिजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो है मोदी सरकार की अक्सर नाकाम है और यानी पाकिस्तान को ये मौका फराहम हो गया है कि वो दुनिया में हीरो बन रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि कुछ इंतज़ार क्यों नहीं किया जा सकता? वाहिद साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? देखिए, हो सकता है हमारा जो जितना हमने ज़ोर लगाना था वो लगा दिया है, हो सकता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक आहिस्ता आहिस्ता करके यानी वो हमारे साथ हैं, हमारा पूरा जो है साथ देने का वो ऐलान कर रहे हैं, दहशतगर्दी के वो खिलाफ हैं। अब रहा सवाल, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि अब सारे जो जितने एम्बेसडर्स हैं उनको जो है वो सारी दुनिया के ममालिक जो है वापस बुला लें, ट्रेड जो है पाकिस्तान से बंद कर दें? ऐसा तो दुनिया में नहीं होता ना भाई साहब। मतलब जिस तरह से अलग थलग करना चाहिए किया गया है, कर दिया गया है पाकिस्तान को, मान लें आप लोग। नहीं, इसमें बेसिकली क्या होता है जी, हम लोग ना जियो पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते। जियो पॉलिटिक्स या जो है जियो का मतलब होता है जोग्राफिया। तो दरअसल आजकल जियो पॉलिटिक्स की बात लोग भारतीय राजनीति से लेके पत्रकार तक जो है, देखिए आप बात को घुमाए फिराए नहीं, पाकिस्तान वही बता रहा हूँ कूटनीतिक बातों को जियो पॉलिटिक्स की बात समझने लगे हैं। बड़ी सीधी सी बात यह है कि जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो चाइना को, रशिया को और अमेरिका को, तीनों को चाहिए उसका लाल मतलब गर्म समंदर में जाने के लिए, अरब सागर में एंट्री करने के लिए और अपना रास्ता जो है बनाने के लिए। ऐसे में जब हमें कोई काम करना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि पहले इसकी तैयारी कर ली जाए और इसमें इस तरह के स्टेटमेंट जारी न किए जाए कि हम जो बात कह रहे हैं वो हम सिर्फ आपको सूचना दे रहे हैं, आपसे राय नहीं मांग रहे हैं। अगर हमारे विदेश मंत्री लोगों से मतलब पहले ये बात कहेंगे कि हम आपसे राय नहीं मांग रहे हैं, हमें अगर आप पार्टनरशिप दे सकते हैं तो दें, वरना तो अपना काम करें। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के बाद सूरत हाल ये होता है कि फिर आप जो है मतलब उसमें मतलब ये मान के चलें कि फिर आप उस पे वैसा ही रिप्लाई भी पाएंगे। अब रिप्लाई की सूरत हाल ये है कि डेलीगेशन ये एक फॉर्मेलिटी होती है कि किसी तरीके से जब आप जो है डेलीगेशन भेजते हैं और डेलीगेशन भेजकर कोई भी देश भेजता है कि अपनी बात को रखा जाए, डिप्लोमेटिकली दुनिया को समझाया जाए कि किस तरीके से हम जो है आगे चल के कोई काम करने वाले हैं या अटैक करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर यूनाइटेड नेशन में अगर कोई बात आएगी तो आप हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे। ये एक ना ऐसा डिप्लोमेटिक मैटर होता है जिसकी डिप्लोमेसी में कोई भी देश, ऐसे भारत ने भेजे वैसे ही पाकिस्तान भी भेज रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें हो क्या सकता है। इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ यही हो सकता है कि जो किया गया है इससे ज्यादा इसमें क्या हो सकता था। और आप अच्छे से जानते हैं कि आपका जब विदेश मंत्री जाता है या आपका सरकारी वफद जो है वो किसी डेलीगेशन की तरह से नहीं जाता है, बल्कि वो एक बाकायदा सरकारी डिप्लोमेटिक मूवमेंट करने के लिए जाता है। एक माहौल बनाने के लिए डेलीगेशन जाना और एक मूवमेंट बनाने के लिए सरकारी अपने रिश्तों का वास्ता देकर एम्बेसी टू एम्बेसी कनेक्ट करके किसी साइफर या फिर किसी एक डॉक्यूमेंटेशन के जरिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो सामने वाले देश को कोई ना कोई आपको जवाब देना पड़ता है। ये जवाब देने के लिए नहीं था, ये सिर्फ जो है एक ऐसा पैगाम देने के लिए था जिसमें ये कोशिश की जा रही थी कि भाई ये बताया जाए कि भारत के अंदर पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म अटैक करता है। अब इस बात को ये माना जा सकता है कि दुनिया ने शायद समझा नहीं कि ये फिर कांग्रेस वाले जो गए होंगे तो कांग्रेस वालों ने अच्छे से बात नहीं रखी होगी इस बारे में दुनिया के सामने। बीजेपी ने तो रखी होगी, बाकी भी सबने रखी होगी, मगर मुझे लगता है कांग्रेस वालों ने जो है अच्छे से बात नहीं रखी इस बारे में कि भाई जो एक टेररिस्ट कंट्री है आप उसे टेररिस्ट कंट्रोल यूनिट का डिप्टी चेयरमैन कैसे बना सकते हैं। तो मतलब इसी दौरान जब हमारा डेलीगेशन जो है मूव कर रहा था, दुनिया का या यूनाइटेड नेशन का ऐसा जेस्चर आना
ये सिर्फ डेलीगेशन या उन कंट्रियों का या 52-50 या 100 कंट्रियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बल्कि मेरा मानना ये है कि यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की ज्यादा चलती है और शायद ट्रंप कुछ ज्यादा ही नाराज है। तो बेसिकली अमेरिका की चलती है, चाइना की भी बहुत चलती है, क्योंकि चाइना भी यूनाइटेड नेशन में एक अच्छा खासा जो है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस रखते हैं, और व्लादिमीर पुतिन के पास भी जो है वीटो पावर तो है ही। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस पूरे खेल को अगर समझा जाए तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, प्रॉपर जैसे काम होना चाहिए था वैसे काम का नहीं का अंजाम देना, तो ये, या फिर मैं ये कहूँ कि जियो लोकेशन, जियो पॉलिटिक्स के अलावा भावनात्मक जो है यानी इमोशनली किसी कदम को उठाना, तो ये मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कूटनीति में या फिर जियो पॉलिटिक्स में दोनों अलग चीजें होती हैं। कूटनीति अलग होती है, मतलब डिप्लोमेसी अलग होती है, और जियो पॉलिटिक्स अलग होती है। तो जियो पॉलिटिक्स में जो लोकेशन का महत्व है उसको हमने, जबकि हम चाइना के बहुत बड़े बायर हैं, उनके साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, हम व्यापार में उनके साथ घाटा भी बहुत खाते हैं ट्रेड डेफिसिट में, क्या अंजाम देना चाहिए था, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश था जो पहले दिन से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा था। तो फिर हमें कोई अगर डिप्लोमेटिक मूव नहीं मिल रहा था तो हमें जिस तरीके से हम फ्री ट्रेड साइन कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, जिस तरह यूरोप के साथ में, और हम उनकी शर्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना भी जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो बेसिकली हमारे जो डेलीगेशन है वो सफल हो या ना हो। अगर ना हो का जवाब ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर एंटी टेररिस्ट यूनिट का चेयरमैन बनाया जाता है, डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है, अफगानिस्तान जो हमारा परम मित्र है उसके भाग्य का फैसला करने वाला यूनाइटेड नेशन में अगर पाकिस्तान को बना दिया जाना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि वो चीन को और अमेरिका को कोई एक मैं कहूँ युद्ध में नहीं मगर कम से कम व्यापार को रोक कर तो सबक सिखाना चाहिए, जो है जवाब देना चाहिए जिस तरीके से। जी बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, अब हम दूसरे मौजू पे जाएंगे। इस बारे में मैं बात बिल्कुल मुख्तसर भाई साहब, क्योंकि हमको दूसरे मौजू पे भी करना है। सही है, है, बिल्कुल मुख्तसर। बिल्कुल जैसा अभी हमारे फाजिल पैनलिस्ट ने बात कही है कि जो डेलीगेशन गए हैं उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है, भाई कांग्रेस के शशि थरूर तो हीरो थे, हैदराबाद के बैरिस्टर ओवैसी तो सुपर हीरो थे, सुप्रिया सोले, कन्नीमोजी, ये सारे के लोग। तो क्या बीजेपी के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है? अब देखिए जितने भी कवरेज आया, इंडियन मीडिया के हवाले से कह रहा हूँ मैं, ये इन्हीं लोगों का कवरेज आया है। तो फिर क्या बीजेपी के अंदर कोई ऐसी बासलाहियत लोग नहीं है? हमारे पास कई बासलाहियत है, हेमंत बसवा शर्मा कितनी बातें करते हैं, विजय शाह भी आए आजकल, उन्होंने भी बातें कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को पूछो नहीं, उनकी बातें तो पूछो ना किस तरीके की होती हैं। तो क्यों इनको भेजाना था शायद फॉरेन पॉलिसी इनकी सही और लोग कन्विंस कर पा सकते थे, मैं समझता हूँ। दूसरी जहाँ तक बात है, हम पाकिस्तान को उसका जो मुस्तकिल दोस्त कहते हैं, हालांकि उसके साथ तिजारती जो है हमारे पास चीन की प्रोडक्ट ज़्यादा हो रही है, यानी जैसा अभी कहा गया है कि वो प्लस में है, हम माइनस में जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट इतनी हो रही, पाकिस्तान में उतनी प्रोडक्ट उतना वो नहीं, कंजम्पशन नहीं है चीनी उसका। उसके बावजूद हम एक हमारे पड़ोसी को पाकिस्तान से नाराज़ नहीं कर पाए इतने सालों में, बल्कि ऐसा मौका फराहम करते रहे कि चीन यानी बावजूद इसके कि वो हमसे ज़्यादा कमा रहा है, उसकी जो तिजारती आप देखिए, आप ट्रेड उसका निकाल के देखिए, हम डिफिसिट में हैं, उन्हें सरप्लस में जाता है। उसके बावजूद हम उसको दोस्त नहीं बना सके, बल्कि हमारे एक मुस्तकिल दोस्त रूस को हम नाराज़ करके रख दिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, कुछ साल पहले की बात है, 14 में आने के बाद 15वां में, कि रूस ने पाकिस्तान के साथ जो है जॉइंट मिलिट्री जो है एक्सरसाइज की। अरे मतलब ये कैसे हो सकता है? बड़ा इन्हें बता रहा हूँ मैं, इनकी पॉलिसियों की वजह से हमारा मुस्तकिल दोस्त रूस थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गया, और जिसको हम दोस्त बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड, अब किधर है? देखिए आप किधर जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि यकीनन आप जो इशू आपने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई फॉरेन का मामला है, डिप्लोमेसी का मामला है,
तो जब तक, जैसा वाहिद साहब ने बात सही कही कि जब तक हम जियो पॉलिटिक्स को जब तक नहीं समझेंगे, हम अपना जो है, और वैसे भी ये कैरियर डिप्लोमेट है उन्होंने, हमारे जो वजीर खारजा है, इज नॉट ए पॉलिटिशियन, तो उनको क्या परवाही है, मुझे क्या करने का है। बहरहाल जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क कुछ है, होगा तो मोदी और कंपनी जाएगी, मुझे क्या करना है, बहरहाल मैं तो पेंशन तो बेरोजगार हारेंगे मेरी। माजिद साहब जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में जो है सर गिने जाते हैं, और सरों को जो सरों की तादाद है उनको जो हमारा मीडिया है ना दिल्ली से चलने वाला, नोएडा से, वो जो समझा दे तो वही पॉलिसी है, नहीं, वही डिप्लोमेसी है, वही कामयाबी है। मैं एक कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ जमहूरियत के हवाले से। बिल्कुल सर गिने जाइए, लेकिन बिना ब्रेन के सर गिने जाएंगे तो क्या होने का है उसमें। वो आप कहें, हम तो बड़े जो है सब चीज में जो है समझबूझ रखने वाले हैं, बड़ी भेजा भी होना आजकल जो है। बहरहाल इन्हीं में, चाहे वो समझदारी की बात हो, चाहे वो ईमानदारी की बात हो, चाहे वो सत्यपाल जी की बात हो, तो सत्यपाल जी, हम यही तमन्ना करेंगे कि उनको जो है उनकी उम्र दराज हो और वो सेहतमंद हो जाएं। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से जिस तरह से, यानी अलील हैं, बीमार हैं, डायलिसिस जो है पिछले महीने हो चुका है। अब उन्होंने कहा कि पिछले रोज़ ही से मेरी तबीयत बेहतर होने लगी है। ये मिंट की बात है, जो मीडिया में जो बातें आई है, ख़ुद एएनआई नहीं, मिंट की जानिब से और दीगर की जानिब से ये जो है सामने आई है रिपोर्ट, और उनका जो एक्स पर एक तफसीली जो है उनका नोट सामने आया है, जिसमें वो कह रहे थे गुज़िश्ता रोज़ उनकी सेहत बेहतर हो रही थी, लेकिन आज जो है बहरहाल पिछले 24 घंटों के दौरान उनको फिर आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। वो बहुत कुछ सच बताना चाहते हैं जनता को, अपने देशवासियों को, इस तरह की बात कर रहे हैं, अलील हैं, क्यों अपनी सेहत को जो है मज़ीद ज़ेर बार कर रहे हैं, मैं कहूँगा भाई साहब, क्यों इस तरह का मामला है, क्या कहेंगे इस हवाले से। बहरहाल हमारी मीडिया इस पर कितनी बात कर रही है, नहीं कर रही है, पता नहीं है जी। देखिए, ये जो हमारे एक्स गवर्नर हैं, बेसिकली ये जो हैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हिस्सा रहे हैं। हाँ। और उन्होंने जो है कार्यशैली काफी नजदीक से देखी है। तो अगर उनको डर रहे हैं तो उनके डर की वजह से, देखिए, हो सकता है कि वो सिर्फ ये डर रहे हों, बट मैं ये मानता हूँ कि आप अगर इस तरह की कोई बात सार्वजनिक करते हैं तो फिर लोग ना सोचने लगते हैं कि इस तरह हॉस्पिटल में जाकर क्या एंथ्रेक्स जैसी चीज जो बाद में नहीं पाई जाती है, सिर्फ वो केमिकल है माफ करना, जिसको खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना वो चलने लगती है। अगर सत्यपाल मलिक साहब अगर ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो फिर लोग ना देखने लगते हैं, क्योंकि भाई हॉस्पिटल में तो सिर्फ वो थोड़े गए हैं, सुषमा स्वराज भी गई थी, अरुण जेटली भी गए थे, गोवा के एक्स मुख्यमंत्री जो थे, जो पहले रक्षा मंत्री रहे थे, रफाल डील के बाद जो है वो भी हॉस्पिटल गए थे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वो एक महज इत्तेफाक था। अगर इसके बाद अगर सत्यपाल मलिक साहब जो है अगर कोई ऐसी जान के खतरे को कोई बात बताते हैं तो देश में कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां चलने लगेंगी। ऐसी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, उन्हें चुपचाप रहना चाहिए, जिस तरह अरुण जेटली साहब चुप रहे, जिस तरह सुषमा जी चुप थी, जिस तरीके से जो है वो अपने गोवा के मुख्यमंत्री चुप थे, और जिस तरह से सैकड़ों लोग जो है मध्य प्रदेश में चुप थे व्यापम जो घोटाले के थे। तो कुल मिलाकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए सत्यपाल मलिक साहब को। और बाकी तो हमने जो कह दिया है वो आप समझ सकते हैं। तो हो सकता है भाई कोई इस तरह का उनके दिमाग में कोई सेल्फ मेड कोई कंसेप्ट हो कि भाई हॉस्पिटल में बंदा जाता है तो फिर वापस जो है वो अलग ही इलाके में चला जाता है। तो इस तरह का कोई उनका अपना है, हो सकता है, जो उन्होंने कुछ क्रिएट किया। भाई यहाँ पर हम तो यही पता हो तो फिर ये तो वही बता सकते हैं ना, मैं क्या बता। हम तो यही कहेंगे कि भाई एज है, जब एज एक अच्छी खासी हो जाती है तो मर्ज जो है लगा रहता है, तो उस हवाले से वो अस्पताल में एडमिट हुए। लेकिन ये बात कहना मतलब यहाँ पर एक समझ में ना आने वाली बात है कि कोई इतना अलील हो और इतने लंबे लंबे, खुद वो लिख रहे हैं कि मैं एक लंबे चौड़े अपने जो है ट्वीट इसके ज़रिए, एक्स पर जो है नोट के ज़रिए मैं अपने देशवासियों को कुछ सच बताना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। क्यों इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं पता नहीं है। बहरहाल भाई साहब ने जिस तरह से कहा उस हवाले से जो है देखने वाली बात है। हम तो यही कहेंगे कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस है और आईसीयू में जो उनको भर्ती कर दिया गया है, मुंतकिल कर दिया गया है, तो उनकी सेहत अच्छी हो जल्द से जल्द। वह सब माजिद साहब, अब हम बढ़ते हैं, यानी खारिजा पॉलिसी की अगर बात करें तो इसी से जुड़ा हुआ, यानी G7 इजलास जो होने जा रहा है, इसमें भारत को
मदऊ किया जाना, इसमें ताख़ीर होना। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़, अब एएनआई की मैं बात करूँगा। एएनआई में एक, यानी अब हमको तशवीश की बात है, सारे देश के लिए तशवीश की बात है, और सारा देश इस हवाले से जो है फ़िक्रमंद है कि ये जो दावतनामा आया है ये हमारे लिए किस कदर बेहतर होगा। और बिलखुसूस हमारे प्रधानमंत्री के हवाले से हम फिक्रमंदी का इजहार करते हुए सवाल कर रहे हैं, क्योंकि एएनआई के ज़रिए अभी अभी कुछ ही वक्त पहले मैंने, यानी एक जो जर्नलिस्ट है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जो है काम करता है, जो कनाडा का है, पता नहीं उसका कितना बड़ा नाम है क्या है, वो छोड़ दें आप, लेकिन उसकी बाज़ाब्ता तौर पर 5 मिनट की आप भी देख सकते हैं वो बाइट चल रही है। भाई साहब मैं आपसे भी जो है अर्ज़ कर रहा हूँ, माजी साहब से पहले ले लेता हूँ। वो ये कह रहा है कि ये जो खालिस्तानी वहाँ पर हैं ये बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं, ये जो बब्बर खालिसा वाले हैं वो बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे इनके इवेंट्स, उसको कवरेज उसका मैंने किया है, मैंने बहुत सारी उनकी बातें सुनी हैं और मैंने उसमें जो है रिकॉर्ड किया है। तो ये जिस तरह से यानी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन इन्होंने किया था, और उसी तरह से ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी निशाना बना सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बहरहाल वो ये कह रहा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनको निशाना बनाएंगे, लेकिन इनकी पूरी प्लानिंग ये है। तो वाहिद साहब, माजी साहब और वाहिद साहब, वाकई हमारे लिए फ़िक्रमंदी की बात है कि बड़ा चैलेंजिंग मामला है कनाडा जाना, और फिर हमारे प्रधानमंत्री की हिफाजत उस तरह से क्या कनाडा की हुकूमत कर पाएगी माजी साहब? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सेंसिटिव बात आपने की है। मैंने नहीं की, एएनआई ने वो बाइट डाली तो मैंने उसी को रेफर कर दिया। वही आपके हवाले से मैं कह रहा हूँ जी। लेकिन उससे पहले सत्यपाल मलिक के बारे में भी जस्ट बात हुई थी। जी जी ज़रूर। तो देखिए, जब इंसान बिस्तर पर हो जाता है तो उसके साथ झूठ तो नहीं निकलता जी। बस यही कहना था मुझे। तो खैर जो भी हो वो आगे चल कर देखेंगे। लेकिन ये जो आपने बात कही, देखिए हमारे कनाडा के साथ जो ताल्लुकात ख़राब 2 साल से चल रहे हैं। वैसे भी हमने G20 की यहाँ कॉन्फ्रेंस की थी लास्ट ईयर, जो भी थी, तो उसमें भी जो किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो का जो एटीट्यूड था, फिर वहाँ खालिस्तानी रेफरेंडम के बारे में जी खुलेआम तौर पर डिफेंड किया गया, बल्कि सहूलतकार बनी सरकार वहाँ की। तो ये एक इशू था। उसके बाद से कुछ और भी इश्यूज आए, तो ये समझा गया है कि जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद जो नई सरकार आई है शायद उनके साथ मामले होंगे। लेकिन ताल्लुकात शख्सी नोयत पे नहीं हुए हमारे, बल्कि मुल्क से मुल्क के दरमियान जो ख़राब हुए ताल्लुकात। अब हम ये चाहते हैं कि शख्सी तौर पर, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प इज़ माई फ्रेंड, बल्कि ये नहीं, अमेरिका एंड इंडिया ये होता। हम आज पीएम साहब इन्हों हैं, कोई दूसरे भी आएंगे। तो ये जो ताल्लुकात की जो बात है, हम हमारे ताल्लुकात को शख्सी ले रहे हैं, शख्सी क्रेडिट ले रहे हैं। अब जितने भी मुल्कों को जाते हैं, जैसे खासकर गल्फ में जाते हैं, वो हीरो के हार पहन कर आते हैं, तो अपनी कामयाबी समझते हैं। नहीं, हिंदुस्तानी अवाम की, हिंदुस्तान की कामयाबी है। तो ये जो सेंस हमारे जो सिस्टम को जो है, जो फैल चुका है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। रही बात आपने जो कुछ बात कही है, अब देखिए पहले मैं एक हफ्ते से पूरे तरीके से बात को देख रहा हूँ कि G7 में फला फला इन्वाइटी है। पहले इंडिया का नाम नहीं था, इससे पहले के G7 में इंडिया का नाम था एक ऑब्जर्वर की हैसियत से, मगर अब क्यों नहीं निकाला गया? ये कहा गया कि नहीं, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में कुछ हुई। तो खैर बीच में कुछ दीगर जो लोग इससे पहले करे थे उनकी वजह से फिर एक दावतनामा आया, फिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की है। तो एक मानो में ठीक है, चलो देर सही दुरुस्त सही, हमारे प्राइम मिनिस्टर ज़रूर जा रहे हैं। अब रही बात वहाँ की, जो है अब देखिए हो सकता है कि वहाँ एहतजाज करने और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसकी गारंटी है कनाडा में, तो इवेंट के मुकाम के बाहर कुछ करते होंगे। तो इससे हो सकता है कि कुछ हद तक हिंदुस्तान की जो पॉलिसियाँ हैं उसके बारे में, ख़ासकर जो खालिस्तानी जो तहरीकात चला रहे हैं जी, उनको कुछ कवरेज मिल सकता है। वहाँ के अखबारों में भी मिल रहा कवरेज, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म की जान को ख़तरा मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन हो सकता है, इसलिए कि जब किसी अहम शख्सियत को, खासकर G7 की जहाँ तक बात है, या जो भी हो, G20 की बात हो, ये इतनी हद तक उनकी जो सिक्योरिटी रहती है और उसके लिए बहुत ही ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। और हुकूमत को भी मालूम है, वहाँ की इंटेलिजेंस को भी मालूम है कि खालिस्तानी जो लोग हैं वहाँ, वो बराबर इस तरीके से कुछ ना कुछ करेंगे हरकत। तो उनको एक ठीक है, एक कट ऑफ लाइन दे देंगे, जैसा लक्ष्मण रेखा होती है ना, आप ठीक है उधर जाके चीख लीजिए, पुकार लीजिए,
लेकिन यहाँ इधर आने की, इधर इनके साथ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म सेफ ही रहेंगे और सेफ भी रहना चाहिए, क्योंकि ठीक है, एक ठीक मुल्क है, और बिल्कुल दूसरे मुल्क के बिल्कुल, अंदर ये तो होना ताल्लुकात। चाहिए, जी। ये तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी देशवासियों को ये यकीन किस तरह से मैं- दिलाया जाए। मैं भाई साहब की तरफ जा रहा हूँ, मैं किस तरह से यकीन दिलाया जाए। भाई साहब सुन रहे हैं आप मेरी आवाज़? जी जी, सुन रहा हूँ। हाँ, अब किस तरह से, मतलब देशवासी हैं, अपने प्रधानमंत्री से जो है वो चाहे उनको किसी भी वजह से जो है इख्तलाफ भी हो, लेकिन फिर भी वो उनकी फ़िक्रमंदी करेंगे। आखिर देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जस्तजू होगी वो ये कि वो मुल्क, उस मुल्क का जो सदर है, वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो, वो हैं, किस तरह के उन्होंने एलिगेशंस लगाए, उन पर किस तरह से हम बिलीव करें, किस तरह से अमित शाह पर अब इल्ज़ामात नहीं है ना, आयद किए वो उन्होंने। नहीं है ना। ठीक है, नहीं है, लेकिन हुकूमत तो तकरीबन वही है, वही- उनकी सारी पार्टी चीज़ें की, वही हैं। पार्टी की। और वहाँ पर जो है इस तरह की तहरीक, जिसको भारत पसंद नहीं करता, जिसको भारत ने जो है दहशतगर्द डिक्लेयर किया है, वो उनको मुकम्मल तौर पर एक सेफ लैंड उन्होंने फराहम कर यहाँ रखी है। एक जो यहाँ जो नुक्ता है कि इंडियन जो एजेंसीज है वहाँ उन्होंने कत्ल करवाए। मतलब ये तो संगीन इल्ज़ाम है ना हम पर, हम तो इसको, ये देखिए, ये सब इल्जाम की बातें हैं ये सब कि इल्ज़ाम है। यही तो हम कह रहे हैं कि उस हुकूमत पर हम कैसे भरोसा करें कि वो कितना हमको जो है, हमारी जो है यकीन दहानी हमको करवाएंगे। जी, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अगर वहाँ प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो हमारी जो एक टीम होती है, पहले पूरी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी वाली, वो अलग से अपना जो भी उनकी एश्योरेंस होती है उसको पहले वो लेते हैं, और डिप्लोमेटिकली भी सारी चीजें पहले से क्लियर कर ली जाती है। और अक्सर अगर ऐसी कोई थ्रेट आ जाए तो फिर हायर सिक्योरिटी आ जाती है। ऐसा कुछ संभावना मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। बस ये है कि- एहतजाज भी नहीं होना चाहिए किसी का, भाई साहब, एहतजाज भी नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, ये जो बेसिकली है, एक बात ये हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर वहाँ खालिस्तानी जो है एक पूरा मूवमेंट अगर वहाँ पर मजबूत है, तो भारतीय डायस्पोरा भी वहाँ बड़ी तादाद में खालिस्तानियों से भी ज्यादा जो है वहाँ पर भारतीय डायस्पोरा जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है वो भी वहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो यहूदी वहाँ से, भाई साहब क्या हम भूल सकते हैं हमारा डायस्पोरा यूके में किस तरह से इन्होंने किया था? क्या मतलब क्या होगा बताइए? मतलब हमको फिक्र करना चाहिए ना भाई साहब, हमारा डायस्पोरा होगा, लेकिन यूके में भी शायद गालिबन हुआ था, जिस तरह से, किस तरह से, क्या क्या नहीं, वो सारी तो चीजें। ऑस्ट्रेलिया में भी था, मगर यहाँ भी हो सकता है। हाँ। अगर ऐसी कोई, तो मुझे लगता है कि कनाडा गवर्नमेंट ना इस सब नहीं, चीज मगर को ये आसानी नहीं से- जिस मैं जो आप शायद वो समझ रहे हैं, जो डायस्पोरा विचारधारा वालों के साथ वाला है, ये आप उसमें भी कैटेगरी है। ये मैं राष्ट्रवादी, मैंने शब्द विचारधारा बोलिए, राष्ट्रवादी नहीं, विचारधारा वाला। नहीं, यहाँ पर तो राष्ट्र की जरूरत पड़ेगी ना भाई साहब, विचार की क्या, यहाँ पर तो देश की बात है, तो यहाँ पर सब सारी चीजें हो रही है। खालिस्तानी और राष्ट्रवादियों की बात अच्छा, कर रहा हूँ मैं। वो वालों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इधर वालों की हम बात कर रहे हैं। मैं उन लफ्जों पे थोड़ा ही जा रहा हूँ। जी। मैं राष्ट्रवादी जो डायस्पोरा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो राष्ट्रवादी डायस्पोरा वहाँ काफी मजबूत है, जो काफी टक्कर दे सकता है वो खालिस्तानियों को। जी, अच्छा। वालों को। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो दे सकता है वैसे भी टक्कर, और फाइनेंशियली भी मजबूत है, और हर तरह से मजबूत है, बहुत मजबूत है, अमेरिका में भी मजबूत है। कनाडा से वही खालिस्तानी मूवमेंट की खबर आती है। मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे थोड़े में हवा में बात कर रहा हूँ। मैंने ये बताया कि अगर इस तरह का जैसे वहाँ पर मूवमेंट है, तो कुछ इजराइल जो कनाडा के यहूदी थे वो इजराइल गए थे, जिनकी नेशनलिटी को खत्म करने की बात की जा रही है, उनके कारोबार वाइड अप करवाए जा रहे हैं कनाडा के अंदर। तो ये भी एक सिचुएशन, कनाडा गवर्नमेंट इतनी भी अंधी नहीं है कि वो उनको कुछ भी करने देगी, ऐसा लगता नहीं है चीजों का, क्योंकि फिक्र की बात नहीं है उतनी। इंटरनेशनल लेवल पर संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री को G7 में इनवाइट किया गया है, एक तो बड़ी लेट किया गया है, और ऐसे में इन सब बातों की अफवाहों के बाद जो है वो छोड़ दे, तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसी खबर हो सकती है, इस तरह की खबर के किसी तरीके से भारतीय पीएम को रोका जाए, और जो उनके बारे में विपक्षी पार्टियां यहाँ पर एक नैरेटिव सेट करने पे लगी है, और राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सरेंडर वर्ड्स की कुछ बात कर रहे हैं, तो ऐसी बातों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये अफवाह भी हो सकती है। इसमें मुझे कोई दम नजर नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहरहाल ये तो बात पक्की है कि चाहे प्रधानमंत्री जाएं भी तो उनकी जो है पूरी जो है उनकी जो है सिक्योरिटी रहेगी, और ऐसी कोई बात नहीं होगी, ना ही उनकी तौहीन होगी। और साथ ही साथ अगर वो इस तरह की सूरत हाल की वजह से नहीं जाएंगे तो फिर बात ही ख़त्म है। हो सकता है वज़ीर ख़ारजा को भेज दें,
हाँ, ये भी हो सकता है। तो लोगों को, जनता को इस हवाले से कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वो एएनआई की जो बाइट आई है, उसने लोगों में थोड़ा-सा जो है फ़िक्रमंदी पैदा कर दी थी प्रधानमंत्री के आप बारे भी बहुत फिक्रमंद दिख रहे में। हो उस बिल्कुल, समय। ज़रूर है, भाई साहब क्यों नहीं होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया, वाहिद साहब आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहित साहब अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।